तो मुर्ग पा रहे मुझे बेटा? सभी लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर? बताइए फटाफट, आवाज सभी सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। ठीक है, तो थोड़ी देर में अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर अपन लास्ट टाइम क्लास को छोड़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय और देता हूँ। कुछ बच्चे और भी अभी लगातार कंटिन्यू यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा समय दे देता हूँ। बीच में कनेक्ट होते हैं, उनको फिर पता नहीं चलता कि चीज़ें चल क्या रही होती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसके बाद ही हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बेटा, ठीक है।
सभी लोग कनेक्ट हो गए? स्टार्ट करें? ये था ना, क्यों सर ये वाला था ना? We got 3 now. आवाज आ रही सभी को? नहीं आ रही। सुन पा रहे हैं मुझे? चलो, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कि हाँ सर आ रही है। यहाँ पर 14 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, क्लास में। तो मैं चीज़ों को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको चीज़ें दिखाई देंगी। प्रिंसिपल सर, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? कौन बात कर रहा है भाई? कौन है वो जो बात करने की कोशिश कर रहा है? ना करे, बात ही करे। क्यों? स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो फिल्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। और हमने इसके डिफरेंट फिल्टर्स को देखा था। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था स्क्रीन पे कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा था इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, सीएलसी फिल्टर और एलसी फिल्टर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है फिल्टर। फिल्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मेनली रेक्टिफाइड आउटपुट को प्योर करने का काम करती है। रेक्टिफाइड में जो भी हमारे एसी सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है एसी के कंपोनेंट्स को, एसी के अशुद्धि को आउटपुट से, मतलब जो भी आपका रेक्टिफाइड है उससे हटाना। ठीक है। ठीक है, तो चीज़ें आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारा फिल्टर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका काम रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त आउटपुट को शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है, प्योर करता है। इसमें उपस्थित जो भी, क्योंकि देखो रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है, रेक्टिफाइड आउटपुट वो क्या होता है, डीसी के फॉर्म में होता है, लेकिन उस डीसी में कुछ एसी के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। उन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिल्टर सर्किट क्या करता है कि
ये अपने अंदर से डीसी को पास होने देता है और एसी को रोक लेता है, ठीक है, और उसको रिटर्न पाथ में वापस कर देता है, ठीक है। जैसे कि आपको हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया, ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया गया कि यहाँ पर एसओ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है जो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। ये रेक्टिफाइड आउटपुट इस फिल्टर सर्किट के लिए इनपुट का काम कर रहा है और इसका जो आउटपुट होता है वो लोड में दे दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, ये एसी कंपोनेंट फिल्टर है, यहाँ पर एसी कंपोनेंट को फिल्टर किया जाता है या यहाँ पर रोक लिया जाता है, ओके। और यहाँ पर जो एसी कंपोनेंट रोके जाते हैं उसको फिर से जो जहां से हमने यहाँ पर इनपुट लिया है उसको रिटर्न पाथ के द्वारा उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिल्टर सर्किट का यहाँ पर फंक्शन होता है। यहाँ पर ये इनपुट आपको मिल रहा था, ये इनपुट था फिल्टर के लिए, इट मींस ये रेक्टिफाइड आउटपुट था। अब जो फिल्टर का आउटपुट आपको मिलेगा वो किसी इस प्रकार से कुछ लीनियर फॉर्म में मिलेगा। एक्चुअल में 100% इफिशिएंट नहीं होता है आपका फिल्टर की एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में आपको आउटपुट दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से यही पढ़ते हैं कि जो आपका फिल्टर का आउटपुट होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब प्योर होता है, लेकिन एक्चुअल में प्योर नहीं होता है, कुछ पार्ट्स फिर भी रह जाते हैं, ठीक है। तो उसी के टर्म्स में देखा जाए तो इसीलिए हमने अलग अलग फिल्टर्स का उपयोग किया, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर, सीएलसी फिल्टर या पाई फिल्टर। तो उनके आउटपुट के आधार पे ही हमने उसको देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से किसका आउटपुट अच्छा है, मतलब ज्यादा अच्छा, मतलब उसको एसी के कंपोनेंट को रिमूव करने का काम करता है, उस चीज को हमने यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि ये सारी चीजों को हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो आपका यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर है, कैपेसिटर फिल्टर हमेशा जो आपका लोड होता है उसके हम शंट में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। हम इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है टू स्टॉप डी बाई डी टी, मतलब वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। हमेशा जो कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन हम इंडक्टर की बात करें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। दोनों की थोड़ा थोड़ा अलग डेफिनेशंस होती है, इनका जो एनर्जी स्टोर करने का जो मतलब अलग अलग एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका मेन फंक्शन है ये है टू स्टॉप डी बाई डी टी, ठीक है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है कैपेसिटर। और इंडक्टर की बात की जाए तो टू स्टॉप डी आई बाई डी टी, ओके। तो यहाँ से हमने देखा था, हमने यहाँ पर रेक्टिफाइड इनपुट को यहाँ दिया, रेक्टिफाइड आउटपुट को हम यहाँ पर इनपुट की तरह इस्तेमाल किया है और इसको हमने इसमें उपस्थित अवेलेबल जो भी एसी के कंपोनेंट्स हैं इनको हमने यहाँ से रिमूव करने का काम किया है, ठीक है, बाय यूजिंग कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आपको डायग्राम में नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में हमने फिल्टर सर्किट को कनेक्ट किया है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका इंडक्टर फिल्टर था, हम इंडक्टर फिल्टर के बारे में, हाँ, और इसका आउटपुट के लिए देखो इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। आप थ्योरी में पढ़ोगे तो थ्योरी में बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो आपका कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एनर्जी 1/2 CV² के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ओके। एवं जब लोड के अक्रॉस में वोल्टेज घटती है तो कैपेसिटर अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टोर किया गया है उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, उसको स्टोर्ड एनर्जी को देता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब फिर से हमारा जो वेव फॉर्म, देखो यहाँ पर जब मैक्सिमम की ओर गया, जब मैक्सिमम की ओर हमारा वेव फॉर्म जा रहा था तो उस समय कुछ चार्ज स्टोर करता है और जब ये नीचे की ओर आता है तो वो उसको डिस्चार्ज करता है, इसलिए वो नीचे तक नहीं आ पाता क्योंकि कैपेसिटर के द्वारा डिस्चार्ज की गई एनर्जी का भी यहाँ पर यूज होने लगता है। तो उस फॉर्म में आप देखोगे कि यहाँ पर इसका जो वेव है वो पूरी तरह से जीरो पर नहीं आ पाता है और फिर उसके कुछ समय बाद फिर से वो मैक्सिमम की ओर बढ़ने लगता है। तो जब मैक्सिमम की ओर बढ़ता है तो उस समय चार्ज को स्टोर भी करने का काम करता है और जब इसका ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा होता है तो चार्ज को डिस्चार्ज करने का काम करता है। जो चार्ज उसने अपने अंदर स्टोर एनर्जी को स्टोर किया था उसको वो डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मेन फंक्शन होता है। हाफ वेव के लिए यहाँ पर वेव फॉर्म बनाया गया और ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वेव फॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर बताया गया कि जब यहाँ पर ये हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो
जब मैक्सिमम की ओर वेव फॉर्म बढ़ रहा होता है तो वहां पर आपका कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जब वेव फॉर्म आपका नीचे की ओर गिर रहा होता है, ग्राफ गिर रहा होता है, तो उस समय वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है, स्टोर एनर्जी को रिलीज करता है। और जैसे ही स्टोर एनर्जी को रिलीज करता है तो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे जीरो पे नहीं आ पाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से चीजें क्लियर होंगी। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बात कर रहे थे कि जो आपका इंडक्टर फिल्टर होता है, इंडक्टर फिल्टर मतलब जहां पर एक कॉइल, इंडक्टर में बेटा होता है कॉइल, ठीक है, कोई इंडक्टिव कॉइल जिसमें कॉपर का कंडक्टर हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर हो सकता है, और इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, वार्निश लगी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा इंडक्टर मतलब जो कॉइल देखा होगा उसी कॉइल को ही इंडक्टर बोला गया है। ठीक है, यदि कॉइल को हम किसी भी आयरन के रॉड में लपेट देते हैं तो वो जो होता है वो आयरन कोड इंडक्टर कहला जाएगा। और यदि वो किसी भी कोर में ना लपेट कर हम उसको ऐसे ही मतलब एक तरह से हार्ड कॉइल को हवा में यदि हम उसको लपेट दें तो उसको एयर कोड इंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो मोस्टली हम आयरन कोड इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां पर हमें ज्यादा पावर, जहां पर ज्यादा वोल्टेज, जहां पर ज्यादा करंट का इस्तेमाल होता है तो वहाँ हम जनरली आयरन कोड इंडक्टर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, आयरन कोड इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया। इंडक्टर फिल्टर के द्वारा यहाँ पर एसी के कंपोनेंट को रिमूव करने का काम किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से इसका फंक्शन होता है, किस प्रकार से यहाँ पर आपने XL इक्वल्स टू 2πfl देखा था, और वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी के किस प्रकार से परिवर्तन पर, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर, मतलब कि उसमें जैसे कंपोनेंट एसी कंपोनेंट आएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन पे ये वर्क करता है। ठीक है, बाकी जो टर्म्स रहते हैं वो कांस्टेंट मान लिए जाते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, 2π कांस्टेंट अपने आप में, और जो कैपेसिटर है वो जितने माइक्रोफैराड का एक बार डिजाइन किया जाएगा बेटा तो वो उतने ही माइक्रोफैराड का रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका माइक्रोफैराड चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो भी उसकी वैल्यू भी अपन कांस्टेंट लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है रेक्टिफाइड आउटपुट पे डिपेंड करती है। ओके, अब इसका मेन फंक्शन क्या है, टू स्टॉप di/dt, करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर दी जाए तो इससे करंट का परिवर्तन, इसमें करंट के में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपने इसके इनपुट में करंट अप्लाई करोगे वो आपको आउटपुट में भी सेम करंट मिलेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टू स्टॉप di/dt। यदि करंट में परिवर्तन हो रहा है तो उसका ये विरोध करता है, एक कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको RL जो इंडक्टर का जो आउटपुट है यहाँ पर RL की तरह यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट के लिए की तरह वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पर आउटपुट कहाँ मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस पे, ये प्योर DC के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंडक्टर फिल्टर का डायग्राम दिखाया गया, इंडक्टर फिल्टर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इंडक्टर फिल्टर विथ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दोनों डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी भी इसके नीचे आपको मिल जाएगी, आप उसकी थ्योरी को एक बार पढ़ें, एक बार दो बार, चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको वेव फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अब इंडक्टर की बात की जाए तो इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। वो जबकि हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में कर रहा था, लेकिन हमारा इंडक्टर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इट मींस 1/2 Li²। ठीक है, L मींस इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड करंट I। ठीक है, जो कि आपके इंडक्टर कॉइल से फ्लो की जा रही है, जितनी करंट इंडक्टर कॉइल से फ्लो की जा रही है वो आपका करंट होता है यहाँ पर I। ओके, तो ये स्टोर एनर्जी है, इंडक्टर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी जो होती है ये 1/2 Li²। ठीक है, इस फॉर्म में आपकी एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है। इसका भी सेम फंक्शन होता है। यदि आपका जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा होता है, मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा होता है, तो हमारा इंडक्टर जो है ये 1/2 Li² के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जब इसका ग्राफ नीचे जा रहा होता है, मतलब जब आपका एम्पलीट्यूड जो है, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो गिर रहा होता है, तो उस समय ये एनर्जी को रिलीज करता है, जो खुद स्टोर किया है एनर्जी को उसको रिलीज कर देता है, जिससे इसका जो ग्राफ है वो 0 तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा इंडक्टर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, ये ग्राफ में देखेंगे कि इस प्रकार से आपको आउटपुट में एक लगभग प्योर DC की तरह, प्योर DC आउटपुट में हमको प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ एक्चुअल में देखो ये पल्स के फॉर्म में ये था आपका रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफायर का जो आउटपुट था वो क्या था, ये पल्स के फॉर्म में जो डॉट 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 वेव के द्वारा दिखाया गया है, ये इस फॉर्म में था। लेकिन
क्या हुआ कि हमने इंडक्टर का इस्तेमाल किया तो ये देखो अभी तक यहाँ से गया फिर जीरो पे आ रहा था, जो मैग्नीट्यूड है करंट का मैग्नीट्यूड है कहाँ जीरो पे आ रहा था, फिर गया मैक्सिमम फिर जीरो पे आ रहा था, फिर गया फिर जीरो पे आ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब जीरो पे नहीं जा रहा है, मैक्सिमम गया वहीं पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन बहुत माइनर फ्लक्चुएशन है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जबकि रेक्टिफाइड आउटपुट को आप किसी भी डीसी सर्किट में या किसी भी डीसी सोर्स में या किसी भी डीसी इक्विपमेंट में जो डायरेक्ट करंट से चलने वाले इक्विपमेंट हैं वहां पर आप उनका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट को, लेकिन फिल्टर के द्वारा मिलने वाला जो आउटपुट है उसको आप जहां पर डीसी की आवश्यकता है वहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी इक्विपमेंट में आप रेक्टिफाइड आउटपुट को डायरेक्ट उसको इनपुट दे दोगे तो आपका जो इक्विपमेंट होगा वो कुछ समय में खराब हो जाएगा, जो भी उसकी वाइंडिंग होगी, जो भी उसमें इक्विपमेंट लगे होंगे उनकी वर्किंग लाइफ धीरे धीरे खत्म होगी और कुछ समय बाद वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये इसका भी फंक्शन दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम चीज़ों को आगे देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पेज में इतना ही था, है ना। मैं दूसरा अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ इसका दूसरा नोट्स, वेट कीजिए। तब तक मैं अटेंडेंस लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अटेंडेंस लिंक भी सबमिट करें और मैं 5 मिनट में अभी स्क्रीन को फिर से शेयर करके जो आपके बचे हुए फिल्टर्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तब तक आप सभी अटेंडेंस लिंक पे जाकर अटेंडेंस को सबमिट करेंगे। अटेंडेंस लिंक आपको अलग से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको गूगल क्लासरूम में जो आपका जूम है, जूम के चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक मिलेगी, यहाँ से आप अपनी अटेंडेंस को सबमिट करेंगे। ठीक है, आपको जो अटेंडेंस लिंक मिलेगी वो उसकी लिंक 5 मिनट के लिए ओपन होगी। आप उस 5 मिनट में सभी लोग अटेंडेंस को सबमिट करें। ठीक है, यस सर, यस। बस गूगल क्लासरूम में दे दो बच्चों को तो सभी अटेंडेंस सबमिट कर देते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते। 10-12 बच्चे ही रहते हैं ना, तो इसलिए मैंने आजकल अटेंडेंस लिंक देना बंद कर दिया हूँ गूगल क्लासरूम पर। तो सभी लोग ध्यान देंगे कि अटेंडेंस आपको यहीं पर सबमिट करना है। ठीक है, अभी आपकी लिंक ओपन कर दी गई है, सभी लोग फटाफट अटेंडेंस सबमिट कीजिए। ध्यान रहे आपको 3:55 तक अटेंडेंस लिंक क्लोज हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बीच बीच में उनको पता चलता है, इनके जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि अटेंडेंस लिंक आ गई भाई सबमिट करो, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रखता हूँ।
स्कूल गई। हो गया अटेंडेंस सभी का? फोटो खींच के मेरे को भेज देना ना, मोबाइल से ही स्कैन करके, फिर पड़ा रहेगा, हर बार भूल जाता हूँ। ठीक है, वेट कीजिए, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना, मटेरियल थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ। हो गया? उसमें बस वो लिख दिया है वो। मैडम यहाँ पर ये लिख दो, मंथ का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, मंथ का नाम लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर ये किनारे लिखते हैं ना, दिसंबर। अब दिसंबर से ही है ना आपका बिल? हाँ, तू माझे वाचन कुठे चल बाबरे
हाँ यहाँ से किनारे से लीजिए। सर इसमें भी लिखना। हाँ रुकिए ना, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बच्चे एक बार इसको रीड करेंगे तब तक। सिस्टम नीचे काम नहीं कर रहा था, फिर सर फोन किए मेरे को। बता नोट कर देता हूँ।
आवाज आ रही मेरी? यस सर। आपको बोल देगा। वैसे मिलती नहीं है आई थिंक। आवाज सभी को आ रही है ना? हाँ तो बेटा इसको पहले रीड करो, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसको हम पाई फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको CSC फिल्टर या पाई फिल्टर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अच्छा पहले बी फिल्टर वो नहीं आया। इसमें हम जो हमारा CLC फिल्टर होता है, इसमें इसको हम पाई फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसमें दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है और एक इंडक्टर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट साइड और आउटपुट साइड में पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है और बीच में हम यहाँ पर इंडक्टर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये CLC फिल्टर कहलाता है। इसको हम पाई के फॉर्म में दिखता है, पाई के रूप में दिख रहा है, जैसे आप पाई लिखते हो ना, तो उसी प्रकार से ये यहाँ पर आपका फिल्टर होता है, इसीलिए इसको पाई फिल्टर के नाम से बोला गया है, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस से होकर जो हमारे AC कंपोनेंट हैं, जो हमारा या कह सकते हैं कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, उसको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है अलग अलग। तो इस प्रकार से जो इसका आउटपुट होता है ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू अदर फिल्टर, ठीक है। तो ये जो होता है ये बहुत अच्छा फिल्टर माना जाता है। थोड़ा सा यदि बात करें तो ये कॉस्टली तो होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है ये काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप इसको एक रीड कर लीजिए, ठीक है। और इसके जैसे कि एडवांटेज दिखाए गए हैं कि इसमें जो रिपल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यदि रिपल कंपोनेंट बहुत कम है, इसका मतलब आपको जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। रिपल कंपोनेंट अधिक होना मतलब इसका आउटपुट खराब होना, और यदि रिपल कंपोनेंट का मान कम है तो यहाँ पर आपको अच्छा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रीन पे फिर इसके बाद में आप देखेंगे DC आउटपुट वोल्टेज उच्च भारों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अधिकतम मान के तुल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो भी अधिकतम मान पर मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। और सर मैंने मेल भी कर दिया हूँ। ठीक है, मैं क्लास लेता हूँ।
ये लो एक डायरी मान के ला ली। हैं, दोनों दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके आपको एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो इसमें रिपल कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है, अदर फिल्टर की अपेक्षा, ठीक है। फिर यदि हम देखें तो इसमें जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है, ये मतलब यदि हमको हाई लोड है, ठीक है, आपके पास यदि हाई लोड है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो अधिकतम होता है ना, मैक्सिमम, जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है ना, जो आपका एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसका जो पीक वैल्यू होती है वो उसके अधिकतम मान के तुल्य होता है, मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो उसके पीक वैल्यू के तुल्य होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। मतलब जो आप देखा है ना, एसी वेव देखा है, उसका पीक वैल्यू जहाँ पर देखते हो जो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो उसी मैग्नीट्यूड में आपका इसका आउटपुट प्राप्त होता है। इसलिए आप इस प्रकार के फिल्टर, ये बहुत बेहतर फिल्टर होता है, ज़्यादा यूज होने वाला फिल्टर होता है, ठीक है। कुछ इसमें कमियां भी हैं, कोई भी चीज़ हो, यदि उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ उसके लॉसेस भी होंगे, लिमिटेशंस होंगी। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे पीक डायोड करंट बढ़ती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डायोड करंट बढ़ जाती है तो कई बार ये हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। पीक डायोड करंट का जो डायोड के क्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाती है कई बार, तो ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है कई बार सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर इसमें VIV होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज का मान भी अधिक होता है, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होता है, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। फिर भी इन लिमिटेशंस को यदि नेग्लेक्ट किया जाए तो इसका उपयोग अदर फिल्टर की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्चुअल में जो आपका पेज था वो यहाँ से था, ठीक है, उसको हमने पहले पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो आपका थर्ड टाइप यहाँ पर फिल्टर दिखाई दे रहा है, LC फिल्टर है, इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। बेसिकली जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर होता है ये दो तरीके से सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए ये दो प्रकार के फिल्टर अलग से क्रिएट होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर प्रैक्टिकली अधिक अधिक उपयोग नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपका कैपेसिटर फिल्टर है और इंडक्टर फिल्टर है, ठीक है, जो कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, तो ये प्रैक्टिकली तौर पे इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसका जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उसको हटाने के लिए थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड यहाँ पर फॉर्म लाए हैं LC फिल्टर, जहाँ पर दोनों को, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को उपयोग करके हम यहाँ पर AC के कंपोनेंट को रिमूव करने का काम करते हैं। तो यदि सिंगल कैपेसिटर फिल्टर है या सिंगल इंडक्टर फिल्टर है तो उसका उपयोग ना करके हम LC फिल्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर फिल्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। दोनों को हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, उसके कनेक्शन के आधार पे इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, ओके।
तो कैपेसिटर फिल्टर जो होते हैं, मतलब जो आपके एलसी फिल्टर हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। देखो, इंडक्टर इनपुट फिल्टर, दूसरा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, और जो तीसरा होता है वो होता है सीएलसी या पाई फिल्टर। तो इंडक्टर इनपुट फिल्टर से आप क्या समझते हैं, जिसमें जो आपका इंडक्टर है वो इनपुट कराया जा रहा हो, मतलब इंडक्टर में आप रेक्टिफाइड आउटपुट को इनपुट करो, या फिर जो आपका कैपेसिटर इनपुट फिल्टर है, इसमें क्या होता है कि इनपुट साइड में कैपेसिटर लगा होता है, तो आप इसको कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों जगह पे, आपका दोनों साइड पे, इनपुट साइड और आउटपुट साइड में, यदि हम कैपेसिटर को कनेक्ट करके इनके बीच में इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो आपका फिल्टर बनता है वो होता है पाई फिल्टर या सीएलसी फिल्टर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे इंडक्टेंस फिल्टर। ठीक है, इंडक्टेंस इनपुट फिल्टर, तो यहाँ पर ऐसा फिल्टर जहाँ पर पहले इनपुट के लिए इंडक्टर का उपयोग किया जाता है, इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, और इसके बाद में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो सर्किट क्रिएट होता है उसको हम इंडक्टर इनपुट फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार फिल्टर में क्या है, जो आपका इनपुट साइड है वो इंडक्टर, मतलब इनपुट साइड के सीरीज में हम इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर को लोड साइड में, लोड के पैरेलल में, लोड के शंट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है, इंडक्टर है, इंडक्टर एज ए इनपुट इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो आपका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को हम जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ पर आपको डीसी सप्लाई का यूज करना होता है, उसके पैरेलल में हम कैपेसिटर का कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ आपने साइन, जो आपका पल्सेटिंग डीसी है वो आपको यहाँ पर एक स्टेट, मतलब एक प्योर फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे जो इसका सेकेंड टाइप है वो है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो इनपुट की तरह यहाँ पर इनपुट में इस्तेमाल किया जा रहा है, इनपुट के शंट में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ध्यान दोगे हमेशा कैपेसिटर को फिल्टर के, यदि हम कैपेसिटर एज अ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो लोड के या फिर सप्लाई वोल्टेज के शंट में ही कनेक्ट करते हैं। कभी भी आप ध्यान दोगे कैपेसिटर को हम सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे ना, ध्यान दोगे, कभी भी आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, इस फिल्टर सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर एवं इंडक्टर को इस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं कि पहले कैपेसिटर और बाद में हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट की तरह यहाँ पर इनपुट के जो काफ़ी शॉर्ट में होता है वो कैपेसिटर होता है, और जो लॉन्ग में होता है वो इंडक्टर होता है, मतलब इंडक्टर डायरेक्ट लोड के सीरीज में लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस हैं, ये अलग अलग फंक्शन, इनके वही सेम फंक्शन है जैसे कि मैंने आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फंक्शन बताया था कि कुछ कंपोनेंट को आपको यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा रिमूव कर दिए जाएंगे, बचे हुए कंपोनेंट जो आपके एसी कंपोनेंट होंगे वो इंडक्टर उनको रोक लेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद में इसका आउटपुट आपको दिखाया गया है, वेव फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, और हमने सीएलसी फिल्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो यही सारी चीज़ें थी। यदि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फिल्टर होता है, ये जो डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सभी ने अटेंडेंस सबमिट कर दिया है, सभी स्टूडेंट यस ने सबमिट कर दिए हैं। ठीक है बेटा, तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पर, है ना। यस सर। ओके।
थैंक यू सर।